रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन इन नॉवल एपिसोड 2। सब करना हमारे लिए बहुत कीमती है जो हम अपनी शादी के बाद ही करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, जैसे अभी और तुरंत अपने होठों को सनम के होठों पर रख देता है और चमन लगता है, फिर उसकी गर्दन पर चमन लगता है, फिर कहता है सो जाए वरना हम सच में बैठ जाएंगे। सनम अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभिमन्यु भी सनम को देखते देखते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। दोनों सुकून की नींद सो रहे थे। कृष की रातों की नींद उड़ी हुई थी जब से उसे पता चला था कि सनम मल्होत्रा है, मल्होत्रा खानदान की बेटी। तब से उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सनम कितनी बार प्रपोज करने के बाद भी उसने सनम को ठुकरा क्यों दिया, क्योंकि कृष्ण को लगता था कि सनम कोई मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, इसलिए वह से हमेशा दूर रहता था। अब वह अपने मन में कुछ सोचता है और मुस्कुराने लगता है। कहता है तो मैं तो मेरे पास ही आना होगा, क्योंकि अब कृष रायचंद की नजर तुम पर पड़ गई है और कृष कभी भी अपनी पसंद की भी चीज को किसी को नहीं देता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 5 बजे अभिमन्यु की नींद खुलती है और वह सनम को अच्छे से सुलाकर जिम के लिए चला जाता है। जिम करते हुए उसे 2 घंटे बीत जाते हैं। जब हर रूम में आता है तो देखा है सनम अभी भी सो रही थी। वह वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है, बात लेकर एक टॉवल लपेट कर बाहर आता है। बाहर आकर वह देखता है कि सनम अभी भी सोई हुई थी। बस के पास जाता है और अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाकर उसके कान में कहता है उठ जाओ वरना मैं तुम्हें किस कर लूंगा। तू सनम रहती है कर लो ना, मैंने कब तुम्हें रोका है। शाम की ऐसी बातें सुनकर अभिमन्यु एकदम से उसके ऊपर आ जाता है और अपने होठों को उसके होठों में रखकर उसे चूमना लगता है। सांस लेने की प्रॉब्लम की वजह से सनम की नींद खुल जाती है। वह आंखें बड़ी बड़ी करके अभिमन्यु को देखने लगती है। 25 मिनट की किसके बाद जब अभिमन्यु को लगता है कि सनम सांस नहीं ले पा रही है तो उसे रिलीज कर देता है और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर कहता है को कर लिया कि तो सनम रहती आप बहुत बुरे हो, बहुत गंदे हो, एक सोई हुई लड़की का फायदा उठा रहे हो। अभिमन्यु कहता है मैंने तो तुझे पहले ही वर्णन किया था, तुम ही थी जिसने बोला कर लो की तो मैं कर लिया। मैं कोई साथ में महात्मा तो हूँ नहीं कि तुम मुझे इनवाइट करो और मैं तुम्हें छोड़ दूँ। सनम मुझे धक्का दे देती है और उसके बाथरूम भाग जाती है। अभिमन्यु उसकी हरकत पर मुस्कुराने लगता है और क्लोजेट में जाकर तैयार होने लगता है। तभी शॉवर लेने के बाद सनम को एहसास होता है कि वह कपड़े तो लेकर ही नहीं आई थी। वह अभिमन्यु को आवाज देती है लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आती। वह बार बार आवाज देती है लेकिन फिर भी उसे अभिमन्यु की आवाज नहीं आती। फिर वह वहां रखा हुआ टॉवल लपेटकर बाहर आती है तो देखी है कमरे में कोई नहीं था। ऐसे ही वह पूरे कमरे में घूमने लगती है, फिर अपने बाल सुखाने लगती है। तभी अभिमन्यु अचानक से कमरे में आता है और सनम को इस हालत में देखकर अपना खून घटक लेता है और पीछे से सनम को बाहों में भरकर कहता है तुम क्या चाहती हो मैं शादी से पहले वह सब कुछ करूं तुम्हारे साथ। सनम रहती है ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, कपड़े नहीं थे मेरे पास इसलिए तो। अब मेनू कहता है हाँ वही मैं लेने गया था, ये लोग जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें कॉलेज जाना है। तो सनम रहती है तो तुम बाहर जाओ ना, तभी तो मैं तैयार होंगी। अरे क्लोजेट में चली जाओ तैयार होने। तो अंदर जाकर जब तैयार होकर बाहर आती है तो अभिमन्यु से देखा ही रह जाता है। वह रेड कलर की ड्रेस उसका बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जब वह नीचे देखा है तो उसके गोरे गोरे पर दिख रहे थे। उन्हें देखकर भगत नहीं नए सनम तुम ड्रेस चेंज करो, अच्छी नहीं लग रही है। सनम कुछ नहीं चेंज करने जाने वाली, मैं ऐसे ही कॉलेज जाऊंगी। तो एकदम से अधिक अभिमन्यु उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसे कॉलेज नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरी नियत में देखकर बिगड़ रही है तो कॉलेज में न जाने कितने ही लोग तुम्हें देखेंगे और मैं तुम्हें किसी इन नजरों में नहीं आने देना चाहता। तो सनम रहती है आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते अपने, मैं ऐसे ही जी हूँ और ऐसे ही जंगी। अब मेनू कहता मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम ऐसे कपड़े पहन के कॉलेज जाओ। तो सनम रहती है आप मुझे कंट्रोल करने की ही कोशिश कर रहे हैं, कपड़े कैसे पहने नहीं पहनने को मेरा अपना खुद का फैसला होना चाहिए। अभी मैंने उसे छोड़ देता है और कहता है ठीक है तुम्हें जैसे जाना है जो, और रूम से बाहर चला जाता है। सन महीने में देखकर खुद से कहती है ये नाराज हो गए क्या मुझे क्या। फिर वह बाहर चली जाती है। जब वह बाहर आती है तो देखी है अब मन्नू नीचे कहीं भी नहीं था। फिर उसके पास अभिमन्यु काका आता है और कहता है हम चलिए मैं आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ। तो सनम रहती है अभिमन्यु कहाँ है, तो वह कहता है मैं सर ऑफिस चले गए। ठीक है, फिर वह उसके साथ कॉलेज चली जाती है। जब कॉलेज में इंटर होती है तो सारे लड़कियों से लास्ट फुल नजरों से देखने लगते हैं और सारी लड़कियां उसकी खूबसूरती से जल रही थी, क्योंकि पिछले जीवन में कभी भी सनम इस तरीके से कपड़े नहीं पहनती थी और ना ही उसके अंदर इतने कॉन्फिडेंस था। लेकिन आज की सनम और पिछली सनम में जमीन आसमान का अंतर था, क्योंकि यह सनम नहीं रिया थी और रिया के अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी। तभी वह अंदर जाती है तो उसे उसकी दोस्त मिल जाती है। वह श्रेय से बातें करते हुए अंदर चली जाती है। सारे लड़कियों से पलट पलट कर देख रहे थे और उनकी गर्लफ्रेंड जल बनाकर रख हो रही थी, क्योंकि सपने
लड़कों की नज़र सनम पर थी। ऐसे ही 3-4 लेक्चर अटेंड करने के बाद वह लोग कैंटीन में बैठकर लंच कर रहे थे, तभी उसके पास अभिमन्यु के का कॉल आता है और वह कहता है मैं आप कितनी देर में फ्री होगी, तो सनम कहते क्यों, कोई प्रॉब्लम है, तो वह कहता है मैं आपके घर छोड़ दूंगा। और अभिमन्यु कहाँ है वह, मैं कर तो 2 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं। अच्छा ठीक है, सनम अपने मन में रहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या अभिमन्यु मुझसे नाराज हो क्या, इसलिए वह मुझे इग्नोर कर रहा है, कर इग्नोर मुझे क्या। और फिर वह अपना लंच करने लगती है, तभी उसके पास के साथ कर बैठ जाता और बोलता है कैसी हो बेबी। सनम उससे एक नज़र देखी है और वापस अपना लंच करने लगती है, तो क्रिश उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हम सॉरी सनम, उसे वक्त में बह गया था उसे लड़की की बातों में, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आई रियली लव यू सनम। तो सनम उसका हाथ झटक के रहती है। ये लाफ में तब नजर आया जब तुम्हें ये पता चला कि मैं सिर्फ सनम नहीं बल्कि सनम मल्होत्रा हूँ, ओम मल्होत्रा की बहन और अरुण मल्होत्रा की बेटी। तब तुम्हें अपना ये सो कॉल प्यार नजर आ रहा है, तब कहाँ गया था तुम्हारा प्यार, जब तुम पूरे कॉलेज के सामने मेरी इंसल्ट करते थे तब कहाँ गया था तुम्हारा प्यार, जब तुम मेरे सामने ही तान्या को किस करते थे तब तुम्हें तुम्हारे प्यार नजर नहीं आया। आज मैं अपना सो कॉल प्यार नजर आ रहा है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो क्रिश, मैं अब वह पहले वाली सनम नहीं हूँ जैसे कोई भी आकर बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। मैं आज की सन हूँ, अगर मेरे आसपास भी भड़काने की कोशिश की ना तो बीच में सिर्फ फाड़ के रख दूंगी, याद रखना इस बात को। और हाँ, तुम्हारे कब्ज के जून में मुझे सजा भी नहीं होगी, क्योंकि मेरा भाई और मेरे डैड मुझे जेल नहीं जाने देंगे, लेकिन तुम्हारे बाप का एक बेटा काम हो जाएगा, याद रखना इस बात को। सनम की धड़कन की सुनकर कृष्णा पोक जाता है और कहता है तुम कुछ भी कर लो बीवी, तो तुम्हें मेरी ही बनना पड़ेगा। सनम रहती है कोशिश करके देख लेना और सबको वार्निंग देते हुए कहती है इसके साथ इसका साथ जो कोई भी देगा वह मेरा यानी सनम मल्होत्रा का दुश्मन होगा, और वहां से चली जाती है। कृष्णा कहता है बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने सनम मल्होत्रा होने पर, तुम्हारा वक्त घमंडी, अगर मैं चिकनाचूर किया ना तो मेरा भी नाम क्रिस रायचंद नहीं। बहुत उछल रही हो ना, देखो मैं कैसे तुम्हारे पर काटता हूँ, और उसके बाद तुम्हें हर हाल में मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारा भाई कुछ कर पाएगा ना तुम्हारे पापा। और वहां से चला जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद जब सनम बाहर आती है तो देखी है क्या, अभिमन्यु का गौरव उसका इंतजार कर रहा था। गौरव से देखकर गेट खुलता है और बोलता है मैं बैठिए। सनम बिना कुछ कहे आकर बैठ जाती है और कहती है मल्होत्रा मेंशन गाड़ी लेकर चलना। तो गौरव कहता है मैं, लेकिन सर ने तो आपको आहूजा मेंशन जाने के लिए बोला है, मैं तुम्हारे सर की नौकर नहीं हूँ जो उनके हर एक बात को मानूंगी, और एक बात, आज के बाद मुझे लेने और छोड़ने मत आना, क्योंकि मैं खुद आ सकती हूँ खुद जा सकती हूँ। और हाँ, अपने सर को बोल देना इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है मेरे ऊपर। और गाड़ी से निकाल के अपने लिए टैक्सी रोक दिया, उसमें बैठकर चली जाती है। गौरव अभिमन्यु को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है, अगर नहीं उसकी बातें सुनकर कहता है ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती है, पहले तो खुद मुझे गुस्सा दिलाती है और फिर खुद गुस्सा होकर चली जाती है। फिर वह कहता है ठीक है, उसका पीछा करो जब तक वह घर ना पहुंच जाए, और हाँ उसे सैफी घर पहुंचकर ही ऑफिस आना। गौरव हाँ बोलकर कॉल कट करके सनम की टैक्सी के पीछे गाड़ी ले लेता है, और जब तक सनम मल्होत्रा मेंशन नहीं पहुंच जाती है तब तक उसके पीछे ही रहता है। सनम के अंदर जाते ही गौरव भी वहां से आहूजा इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाता है। जब सनम अंदर आती है तो देखी है वहां पर सनम के मम्मी पापा और भाई बैठे हुए थे, और उनके पास 4-5 लोगों और बैठे हुए थे। सनम जाकर अरुण जी के गले लग जाती है और बोलती है दादा मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे। तो अरुण जी कहते हैं मैं अपनी प्रिंस को छोड़कर कहाँ गया था, लेकिन अर्जेंट जाना था बच्चे इसलिए। तो सनम कुछ नहीं रहती है और अपने भाई की गोदी में कर रख कर लेट जाती है। तभी जो लोग वहां बैठे हुए थे वह कहते हैं अरुण ये कौन है। तो अरुण जी कहते हैं यह मेरी बेटी सनम है। सनम यह मेरे बहुत अच्छे दोस्त विकास हैं। विकास सहगल। सनम ने नमस्ते बोलता और कहती है नमस्ते अंकल। वह सब लोग विकास जी का बेटा सूरज बहुत ही गौर से सनम को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ तो फीलिंग थी सनम के लिए, जो आगे जाकर सनम और अभिमन्यु के रिश्ते के लिए खतरा बनने वाली थी। तभी सनम रहती है मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आप लोग बातें करो। सनम वहां से रूम में चली जाती है तो विकास जी कहते हैं अरुण जब तुम्हारी बेटी हमारी बेटी तुम्हारे घर बहू बन के आ रही है तो हम चाहते हैं तुम्हारी बेटी हमारे घर हमारी बहू बन के आए, हमें तुम्हारी सनम बहुत पसंद है। भी ऊपर से सनम रहती है लेकिन अंकल जी मुझे आपका बेटा पसंद नहीं है, क्योंकि अभी मैं बच्ची हूँ, अभी कॉलेज मैं हूँ, अभी मैं अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करना चाहती हूँ, किसी की बीवी बनाकर खाना नहीं बनना चाहती, और मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे लायक होगा, और आपका बेटा मेरे लायक नहीं है। और हाँ, मेरी इन बातों की वजह से अगर आप अपनी बेटी को इस घर की बहू ना बनना चाहे तभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपने भाई के लिए उनकी टक्कर की लड़की लेकर आऊंगी। और वहां से अपने रूम में चली जाती है। सनम की ऐसी बातें सुनकर विकास
जी कहते हैं अरुण तुम्हारी बेटी को बिल्कुल भी तमीज नहीं है, ऐसी कोई बात करता है क्या? तो अरुण जी कहते हैं वह सच कह रही थी, अभी वह बच्ची है, हम उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करेंगे और फिर हमने उसकी शादी पहले ही फिक्स कर रखी है, उसकी शादी उसी लड़के से होगी जैसे बचपन में मेरे मन पापा ने फिक्स की थी। और हाँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो विकास जी कहते हैं हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी बेटी सपना से अपने बेटे ओम की शादी नहीं करना चाहता क्योंकि सपना हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो प्लीज डोंट तीमन बिकॉज यू वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। अभी ओम कहता जाएंगे, सनम अपनी आंखें बंद कर लेती है, अभिमन्यु भी सनम को देखते देखते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। दोनों सुकून की नींद सो रहे थे। कृष की रातों की नींद उड़ी हुई थी जब से उसे पता चला था कि सनम मल्होत्रा है, मल्होत्रा खानदान की बेटी। तब से उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सनम कितनी बार प्रपोज करने के बाद भी उसने सनम को ठुकरा क्यों दिया, क्योंकि कृष्ण को लगता था कि सनम कोई मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, इसलिए वह से हमेशा दूर रहता था। अब वह अपने मन में कुछ सोचता है और मुस्कुराने लगता है, कहता है तो मैं तो मेरे पास ही आना होगा क्योंकि अब कृष रायचंद की नजर तुम पर पड़ गई है। और कृष कभी भी अपनी पसंद की भी चीज को किसी को नहीं देता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जब बाथरूम के बाहर आती है तो देखी है अभिमन्यु उसके बेड पर लेटा हुआ था। सनम रहती है तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सनम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है बाथरूम से इसलिए आया था क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता था और तुम्हें उसे हालत में देखकर मेरा कंट्रोल छूट रहा था। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, तुम मेरी हो, मेरी थी और मेरी ही रहोगी, किसी और की बनने के बारे में कभी जिंदगी में मत सोचना। और एकदम से उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है और उसे शिद्दत से चमन लगता है। 40 मिनट की प्लेसमेंट किसके बाद अभिमन्यु उसके होठों को छोड़ देता है क्योंकि सनम को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और फिर कहता है अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें अभी अपना बना सकता हूँ उम्र भर के लिए और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस दिन को स्पेशल बनाना चाहता हूँ, दर्दनाक नहीं, इसलिए आइंदा से अपने नाम के साथ किसी और का नाम जोड़ने से पहले मेरी धमकी याद कर लेना। तो सनम रहती है चैलेंज दे रहे हो? अभी मैं कहता नहीं, जो मेरा है उसे समझा रहा हूँ और वहां से निकाल कर बाहर चला जाता है। सनम उठकर बैठकर रहती है, तुम्हारा ये जुनून, तुम्हारा ये प्यार और तुम्हारी मेरे नजरों में इज्जत को बढ़ा रहा है क्योंकि मैं जिस हालत में थी तुमने मेरा फायदा नहीं उठाया, बल्कि मेरे चेहरे के अलावा तुम्हारी नजर कहीं नहीं गई और शायद तुम्हारी इन्हीं अच्छा ही उसने मेरे दिल में जगह बना लिए। तो मुझे इग्नोर कर रहे थे इसीलिए मैंने तुम्हें वह मैसेज किया, तो मैं जानती थी तुम मुझसे बात करने जरूर आओगे। या फिर मुस्कुरा कर क्लोजेट में जाकर नाइट सूट पहनकर बाहर आती है और नीचे जाकर देखते हैं सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। ओम से कहती है भाई अभिमन्यु कहाँ गए? वो हम कहता है पता नहीं, बहुत गुस्से में था, मुझसे बोला भी नहीं हो, सीधा गुस्से में गाड़ी लेकर चला गया। सनम मुस्कुराने लगती है, तभी अरुण जी कहते हैं तुमने कुछ किया है ना? तो सनम मुस्कुराने लगती है। ओम कहता ये लड़की दिन पर दिन बहुत शरारती होती जा रही है और वह लोग अपना डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद अरुण जी अपने कमरे में चले जाते हैं और ओम और सनम बाहर गार्डन में टहलने लगते हैं। सनम उनसे कहती है भाई क्या आपकी लाइफ में कोई लड़की है? मतलब आप किसी को पसंद करते हो या किसी से प्यार करते हो? तो ओम कहता है क्यों, तुम्हें क्यों जानना है? बस ऐसे ही भाई, क्योंकि आज जो रिश्ता आया उसके बाद और भी रिश्ते आएंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं मम्मी पापा से बात कर लूंगी, नहीं तो फिर उनकी पसंद से शादी कर लीजिए। ओम कहता है एक लड़की बहुत प्यारी, बहुत मासूम, बहुत खूबसूरत, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? वह अनाथ है, उसकी फैमिली नहीं है, कोई अनाथ आश्रम में रहती है और मेरे ऑफिस में काम करती है। मैंने उससे कई बार प्रपोज किया लेकिन वह कभी मेरी बात का जवाब भी नहीं देती और हमेशा पता नहीं जमीन आसमान करती रहती है। सनम रहती आप मुझे मिलाओगे? हमसे मिलाऊंगा, कल चलना मेरे साथ ऑफिस। सनम रहती मेरे पास एक आइडिया है भाई, अगर आप मेरा साथ दो तो। ऐसा आइडिया? मतलब आप सनम के साथ? सनम रहती आप मुझे मिलाओगे? हमसे मिलाऊंगा, कल चलना मेरे साथ ऑफिस। सनम रहती मेरे पास एक आइडिया है भाई, अगर आप मेरा साथ दो तो। ऐसा आइडिया मेरे पास कि वह आपसे अपने प्यार का इजहार कर ही देंगे। ऐसा क्या आइडिया है? मैं आपके ऑफिस आऊंगी, आपसे रोमांटिक प्यार भरी बातें करूंगी, आपके गले लगूंगी और अगर उन्हें जलन होती है तो मतलब उनके दिल में आपके लिए प्यार है, और जब वह आपसे सवाल जवाब करे या आपको डांट मार तो अपने बता देना कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ। और हम कहता है ऐसे एक बात बताओ, सबसे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तो बहुत बदल गई हो, मतलब जो लड़की कभी अपने भाई से आंखें मिलती नहीं थी आज वह भाई को एडवाइस दे रही थी। क्या करे भाई, मासूम बनकर देख लिया सबने, डरपोक और कमजोर समझ लिया इसलिए। और आप भी तो चाहते थे कि मैं ऐसी बानो, इसलिए बन गई। कौन कहता है? और अभिमन्यु से क्या बात हुई तुम्हारी? उसे क्यों परेशान कर रही हो भाई? पहले आप अपनी सेटिंग पर ध्यान दीजिए, मेरे बारे में बाद में सोचना। और वहां का देता है, फिर बोलता है चलो बहुत रात हो गई है, सो जाओ, चलते। सनम ओम को गुड नाइट कहकर अपने रूम में चली जाती
है। ओम सनम के एडवाइस के बारे में सोचता है, फिर कहता है आइडिया पूरा नहीं है, मेरी बहन का मजा आएगा कल। वह भी सो जाता है। रात के करीब 1 बजे एक साया सनम के कमरे के पास आता है और गेट खोलकर उसके कमरे में चला जाता है। फिर सनम को सोते हुए देखता रहता है, फिर उसके चेहरे के पास जाकर कहता है मुझे बेचैन करके खुद चैन से सो रही हो, दिस इज नॉट फेयर, सजा तो तुम्हें मिलेगी, वेट एंड वॉच। फिर उसके माथे को चुनकर उसके बगल में सो जाता है। तभी सनम धीरे से अपनी आंखें खोलता है। अभिमन्यु को देखकर मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि सनम अभिमन्यु के रूम में आने पर ही जाग गई थी, लेकिन वह कुछ बोली नहीं थी क्योंकि वह देखना चाहती थी अभिमन्यु क्या करता है। लेकिन अभिमन्यु को सिर्फ अपने पास बाहों में लेकर सूखता हुआ देखकर, उसके माथे को चूमता हुआ देखकर सनम के दिल में अभिमन्यु के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। वहीं अगली सुबह जब सनम की आंख खुलती है तो वह देखी है वह रूम में अकेली थी। फिर वो उठ के बैठ जाती है, अपने पास में हाथ फिर आकर रहती है, जानती हूँ आप यही थे लेकिन सामने नहीं आना चाहते, और मैं ये भी जानती हूँ क्या पहले भी यही आकर सुबह करते थे, लेकिन आज मुझे एक नवल में आने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ एक प्यार करने वाली फैमिली, प्रोटेक्ट करने वाला भाई और बेइंतहा मोहब्बत करने वाला प्यार मिला है। लेकिन मैं सनम के लिए बहुत गिल्टी फील करती हूँ कि मैं उसकी जगह ले ली, लेकिन सॉरी सनम, अब तो रिया ही सनम है और सनम ही रिया, पर अब मैं अपनी फैमिली और अपने अभिमन्यु को नहीं खोज सकती। लेकिन हाँ, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है उन्हें सजा जरूर दूंगी, और तुम्हारे भाई मॉम और डैड को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। अभी मैं तुम्हारा कभी नहीं था सनम, क्योंकि तुमने कभी उससे मोहब्बत नहीं की, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ, और अभिमन्यु सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये कहता है वह वहाँ से फ्रेश होने वॉशरूम में चली जाती है। फिर वह बाहर आकर देखती है तो सब लोग ब्रेकफास्ट पर बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। वही ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है और अपने भाई से पूछता है तो बोलते हैं कॉलेज के बाद ऑफिस आ जाना। सनम दान का इशारा करके बोलती है आ जाऊंगी, लेकिन फीस लगेगी। तो ओम कहता है फीस में क्या चाहिए वह भी बता दो, न्यू ब्रांड सपोर्ट कर चाहिए मुझे, जब मैं घर आऊं शाम को तो घर पर मिलनी चाहिए। कौन कहता है मिल जाएगी। उन दोनों बहन भाइयों की ऐसी बातें सुनकर अरुण जी कहते हैं भाई हमें भी बता दो ऐसे क्या बात है, पापा भाई ने आपके लिए बहुत ढूंढ ली, उसी से मिलने जाना है। तो ओम सनम को आंखें दिखाने लगता है तो सनम रहती है अब इसमें जाकर देखने क्या बात है, और जब तक डेड मॉम को पता नहीं चलेगा तब की शादी कैसे होगी, इसीलिए बता दिया मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा। सनम की बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और मैसेज मल्होत्रा सनम को गले लगाकर कहती है हमेशा ऐसे ही रहना मेरी बच्ची, तेरे ऐसे खिलखिला रखा हंसने से मुस्कुराने से यह घर घर लगने लगा है, नहीं तो इस घर में कभी मैंने अपनी बच्ची की खिड़की नहीं सुनी थी। अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर सनम उनके गाल पर चुप लेती है और बोलती है मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, आप फिक्र मत करो, और अब तो आपके लिए दूसरी बेटी भी लाने जा रही हूँ, इंतजार करो, शाम को फोटो दिखाऊंगी। आकार और अपने पापा और मोम की बाय बोलकर ओम के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। ओम जब कॉलेज के बाहर खड़ा होता है तो बस शाम को बोलना कितने बजे आओगी, 3 बजे गाड़ी भेज देना, वह वहां बोल देता है और सनम कॉलेज के अंदर चली जाती है। फिर उनसे जब साइड में देखा है तो सनम अपना फोन भूल गई थी तो उसका फोन देने उसके पीछे चला जाता है। जब वहां जाकर देखा है तो कृष सनम का रास्ता रोक खड़ा था। तभी सनम मुझसे कुछ बात कर रही थी, लेकिन वह उसकी बात नहीं मान रहा था, जबरदस्ती उसकी क्लोज आने की कोशिश कर रहा था और पूरा कॉलेज खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। उनको कृष की ऐसी हरकत देखकर बहुत गुस्सा आता है और जाकर कृष्णा हाथ पकड़ लेता है जो सनम के दुपट्टे की तरफ जा रहे थे, हाथ पकड़कर अपने सामने करता है। उनको अपने सामने देखकर कृष की हालत खराब हो जाती है और पूरा कॉलेज डर के काम जाता है, क्योंकि ओम के गुस्से से हर कोई वाकिफ था। उनका गुस्सा आता नहीं था तो आता नहीं था, जब आता था तो सामने वाले को बर्बाद करके ही रहता था। ओम कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का हाथ पकड़ने की, और तुझे किसने इतना हक दिया कि तू भर कॉलेज के सामने मेरी बहन की इंसल्ट करे। तो कृष कहता है ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर मल्होत्रा, सनम मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा मेरी बहन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मुझे ही नहीं पता। सनम ओम कितनी भयंकर आवाज सुनकर सनम कांप जाती है और कहती है जी भाई क्या तुम्हारा इस लड़के के साथ कोई रिलेशन है, शर्म रहती है। नहीं भाई मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि यही कई को दिन से मुझे परेशान कर रहा है और जानबूझकर मेरा रास्ता रोक लेता है। कौन कहता है अब बोलो मिस्टर कृष राय चंद, तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ओम कितनी डरावनी बातें सुनकर कृष्णांफ नहीं लगता और कहता है माफ कर दीजिए मिस्टर मल्होत्रा, आगे से कोई गलती नहीं होगी। ओम कहता है ओम मल्होत्रा की डिक्शनरी में सॉरी शब्द है ही नहीं, और ना माफी क्यों किया, अगर मैं तुम्हें एक गलती पर माफ करूंगा तो तुम दोबारा दूसरी गलती करोगे, और क्या पता तुम्हारी दूसरी गलती हमारी जिंदगी पर बात कर दी, इसलिए मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता और ना तुम्हें दूंगा। वह अपने गार्डों को इशारा करके कृष
को वहां से ले जाने के लिए बोलता है। गार्ड जाकर क्रिश को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तभी सनम ओम के गले लग जाती है और कहती है थैंक यू भाई। वह उसके बालों को सहलाकर कहता है छोटी बहन हो तुम मेरी, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज और मेरा कर्तव्य दोनों है, और आगे से कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो सिर्फ एक बार कॉल कर देना। तुम्हारा भाई तुम्हारे आगे अपनी जान लेकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें कभी कुछ होने नहीं देगा। उम्र कितनी प्यार भरी बातें सुनकर सनम उसके गले लग जाती है तो ओम कहता है चलो बहुत नाटक हो गया, अब मेरे साथ ऑफिस चलो, आज कॉलेज रहने दो। सनम ओम के साथ ऑफिस चली जाती है। सनम गाड़ी में ही सो गई थी तो ओम उसे अपनी गोदी लेकर अपने केबिन में ले जाता है। ऑफिस में आज तक कभी किसी ने सनम को नहीं देखा था, इसलिए वह लोग नहीं जानते थे कि सनम उनकी बहन है। ओम की गोद में एक लड़की को देखकर सब लोग बातें बनाने लगते हैं, और सबसे ज्यादा लड़कियां, क्योंकि उनका तो दिल चकनाचूर हो गया था टूटकर। उन्हें लड़कियों में एक लड़की थी जो अपनी आंखों में आंसू लेकर ओम और सनम को देख रही थी, फिर अपने आंसू साफ कर कर काम करने लग जाती है और अपने मन में रहती है नहीं मनारा वो आसमान का चमकता हुआ वह सितारा है जो तुम्हें कभी नहीं नसीब हो सकता। और उन्हें भी यह बात समझ आ गई है, इसीलिए तो आज उन्होंने अपने लिए किसी और को पसंद कर लिया है, लेकिन उसे दिल ही दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वह ओम को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वहां से वॉशरूम में चली जाती है। बहुत देर रन के बाद फिर वह अपना चेहरा दिल के बाहर आती है तो पियून कहता है मनारा बेटा तुम्हें ओम बाबा ने बुलाया है, मान रहा कहकर उनके केबिन में जाती है और नौकर के कहते में आए कमेंट कर अंदर से ओम की भारी आवाज आती है। यस काम मन राजा की बोलती जी सर आपने मुझे बुलाया। ओम कहता है हाँ बुलाया था। मनारा बोलती है जी सर बताए क्या काम था। तो ओम कहता है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है और ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है। मनारा रहती है सर आपने मुझे ये पूछने के लिए तो नहीं बुलाया था, हाँ वह मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि सनम के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आओ, और हाँ उसे ड्राई फ्रूट्स मेंगले से एलर्जी है तो उसकी किसी भी दिशा में गोल नहीं आना चाहिए, और उसके लिए जूस ले आना। मना रहा कहकर रूम से बाहर चली जाती है। जब वह बाहर आती है तो उसकी आंखों में आंसू थे और कहती है भूल जा वह तेरे कभी नहीं हो सकते, तू नहीं उन्हें खुद से दूर किया था ना, तो आज उन्हें किसी और के पास देखकर तुम्हें इतना दर्द तकलीफ क्यों हो रही है। फिर वहां से लेने चली जाती है। तभी वहां सब लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन मन रखो उन सब की बातें ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ता, और वह ऑफिस में जाकर सब चीज रखकर वापस अपने केबिन में आ जाती है। तभी सनम जागती है तो वह अपने भाई से बोलते भाई मुझे केबिन घूमना है। बोलना ठीक है तुम ऑफिस घूम लो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। मनारा को बुलाकर सनम को ऑफिस घूमने के लिए बोलता है। मनारा पेमेंट से सनम के साथ जाती है। तभी वहां ऑफिस की सारी लड़कियां खड़े होकर आपस में बातें कर रही थी और सनम के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रही थी। सनम को ये सब बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। तभी वहां पीछे से ओम की आवाज आती है यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है। सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं तो सनम रोते हुए ओम के गले लग जाती है और बोलती है ये सब लोग मुझे गोल्ड दिगर और पता नहीं क्या क्या कैरेक्टरलेस लड़कियां बोल रही थी, क्योंकि बस सनम को रोते हुए देखकर ही ओमकार सर कंट्रोल खत्म हो जाता है और बच्चे लाकर बोलता है किसकी हिम्मत हुई जिसने ओम मल्होत्रा की बहन को गाली देने की कोशिश की। कोमल यात्रा अपनी जिंदगी में अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता है तो सिर्फ अपनी बहन से, और तुम लोगों ने मेरी बहन के कैरेक्टर पर उंगली उठाई। जो यहाँ मौजूद है ना सब अपना रेजिग्नेशन लेटर अभी के अभी मेरे टेबल पर पहुंचा दो। वहां से सनम को लेकर चला जाता है। सब लोग आंखें फाड़े देखने लगते हैं एक भी से, मतलब ये लड़की ओम सर की बहन मतलब राखी बहुत, अब क्या करेंगे हम। लेकिन कोई और था जो खुश था इन सब से। अब होती हमारी प्यारी मन्नार। जैसे उसे पता चला था कि सनम उनकी बहन है उसकी आंखों में चमक थी जो किसी ने नोटिस की हो ना की हो, लेकिन सनम ने जरूर की थी। सन ऑफिस में आकर उनसे कहती है आप कौन, सबको ऑफिस से निकलने की जरूरत नहीं है। भाई ओम कहता है नहीं, आज जो बात उन्होंने तुम्हारे लिए कही है ना, कुछ दिन पहले यही बात उन लोगों ने मनारा के लिए बोली थी, लेकिन मैं मनारा के लिए स्टैंड नहीं ले पाया था क्योंकि मनारा नहीं चाहती थी ऐसा। लेकिन आज मैं ये करूंगा क्योंकि इससे मनारा और सनम दोनों प्रोटेक्ट होंगे। सनम हाँ बोल देती है और फिर अपने भाई से कहती है आपको पता है भाई वह आपसे बहुत प्यार करती है। मुझे आपके साथ देखकर उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जब आपने मुझे अपनी बहन बताया तो उनकी आंखों में एक चमक थी। उसी से साबित होता है कि वह आपसे प्यार करती हैं, और मुझे अब मैं बात कर लूंगी आप फिक्र मत करो, वह वहां बोल देता है। फिर सनम ओम के ऑफिस से निकलकर मनारा के ऑफिस में चली जाती है और बनारस सनम को देखकर खड़ी हो जाती है और बोलती यस मैम मुझे बुला लिया होता कोई काम था। तो सनम रहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे आपसे बात करनी थी तो मैं यहाँ गई। यस मैम बोलिए। पहली बात तो आप मुझे मैम मत बोलिए सनम बोलिए, और दूसरी बात वह भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। भाभी प्लीज उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप भाई के प्यार को एक्सेप्ट ना करें और मामा पापा उनकी शादी किसी और से कर दे तो क्या आप उन्हें किसी और के साथ देख पाएंगे। उनसे मोहब्बत करते हुए उनके साथ रहते हुए किसी और की नाम मान
मैं भाई के नाम का सिंदूर किसी और के गले में भाई के नाम का मंगलसूत्र तो मानना रोल होने लगती है और कहती है मैं क्या करूं सनम, मैं नहीं हूं उनके खिलायक, ना मेरे घर का पता, ना खानदान का, ना मेरे खून का सनम रहती है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ आपसे फर्क पड़ता है आप कैसी हो, आपका करेक्टर कैसा है, आप हमारी फैमिली के लिए परफेक्ट हो भाभी, और हाँ मॉम डैड भी शादी के लिए तैयार है, तो बस आप भाई की प्रपोज का जवाब दीजिए, फिर आप जल्दी से आपको अपनी भाभी बनाकर हम अपने घर ले जाते हैं। और मनारा के माथे को चूम लेती है। मनारा ने कभी इतनी मोहब्बत किसी से के लिए महसूस नहीं की थी जो आज सनम की आंखों में उसके लिए थी। सनम की आंखों में अपने लिए इज्जत और प्यार देखकर मनारा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वह सनम से कहती है सनम एक बात है जो मैंने सबसे छुपी है। सनम बोलती है यही ना कि आपका नाम मनारा नहीं है, तुम्हें कैसे पता, मुझे सब पता है आपके बारे में, आपका नाम मनारा नहीं बल्कि नियति है, और आपने ये क्यों छुपाया है वह भी मैं जानती हूँ, लेकिन जब तक आप भाई को वह चीज नहीं बताएंगे मैं भी भाई को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ आपके भाई को बताना चाहिए कि आपका नाम मनारा नहीं नियति है। तो नियति हाँ बोल देती है। फिर वहां से सनम ओम के केबिन की तरफ चली जाती है और ओम से कहते भाई मैं घर जा रही हूँ, तो हम कहता है मेरे साथ चलना, नहीं भाई मैं बहुत थक गई हूँ, और हाँ भाभी से बात कर लेना, ओमा बोल देता है और सनम वहां से घर के लिए निकल जाती है। उन्हें किसी और के साथ देख पाएंगे, उनसे मोहब्बत करते हुए, उनके साथ रहते हुए, किसी और की नाम मांग में भाई के नाम का सिंदूर, किसी और के गले में भाई के नाम का मंगलसूत्र, तो मान्ना रोल होने लगती है और कहती है मैं क्या करूं सनम, मैं नहीं हूं उनके खिलायक, ना मेरे घर का पता, ना खानदान का, ना मेरे खून का सनम रहती है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ आपसे फर्क पड़ता है आप कैसी हो, आपका करेक्टर कैसा है, आप हमारी फैमिली के लिए परफेक्ट हो भाभी, और हाँ मॉम डैड भी शादी के लिए तैयार है, तो बस आप भाई की प्रपोज का जवाब दीजिए, फिर आप जल्दी से आपको अपनी भाभी बनाकर हम अपने घर ले जाते हैं। और मनारा के माथे को चूम लेती है। मनारा ने कभी इतनी मोहब्बत किसी से के लिए महसूस नहीं की थी जो आज सनम की आंखों में उसके लिए थी। सनम की आंखों में अपने लिए इज्जत और प्यार देखकर मनारा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वह सनम से कहती है सनम एक बात है जो मैंने सबसे छुपी है। सनम बोलती है यही ना कि आपका नाम मनारा नहीं है, तुम्हें कैसे पता, मुझे सब पता है आपके बारे में, आपका नाम मनारा नहीं बल्कि नियति है, और आपने ये क्यों छुपाया है वह भी मैं जानती हूँ, लेकिन जब तक आप भाई को वह चीज नहीं बताएंगे मैं भी भाई को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ आपके भाई को बताना चाहिए कि आपका नाम मनारा नहीं नियति है। तो नियति हाँ बोल देती है। फिर वहां से सनम ओम के केबिन की तरफ चली जाती है और ओम से कहते भाई मैं घर जा रही हूँ, तो हम कहता है मेरे साथ चलना, नहीं भाई मैं बहुत थक गई हूँ, और हाँ भाभी से बात कर लेना, ओमा बोल देता है और सनम वहां से घर के लिए निकल जाती है। जब सनम अपने घर पहुंचती है तो देखी है उसके मम्मी पापा हाल में बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे, बाहर करूँ दोनों के पास बैठ जाती है और कहती है आपके लिए बहुत देखे आई हूँ मैं, एक नंबर बहू है आपकी, लेकिन हाँ शायद हालातों की मारी है और उसे आप लोगों का प्यार और अपनापन फिर से एक अच्छा सच्चा इंसान बना देगा, और हाँ मैं चाहती हूँ ये शादी 3 दिन के अंदर हो जाए। तो मिस्टर में से मल्होत्रा कहते हैं बेटा ऐसी भी क्या जल्दी है पापा, कुछ वजह है जिसकी वजह से मैं ये बोल रही हूँ, बोलो हाँ बोल देते हैं। फिर सनम वहां से अपने कमरे में चली जाती है और जाकर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। जब बाथरूम में से बाहर निकलती है तो देखी है उसके बेड पर अभिमन्यु लेटा हुआ था। अभिमन्यु कुमार लेटा हुआ देखकर सनम रहती है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, जब देखो तब तुम मेरे कमरे में आ जाते हो। अभिमन्यु से अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है तुमसे प्यार करने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है, तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो और हमेशा रहोगी। शर्म उसके सीने पर अपनी चीन रख लेती है और कहती है और कभी तुम्हें मुझ में से और खुद की जिंदगी में से किसी एक को चुनना पड़े तब तुम क्या करोगे। अभिमन्यु कहता है करना क्या है, फिर मैं तुम्हें ही चुगा। तो सनम उसके गले लग जाती है और कहती है इतनी मोहब्बत मत करो कि बहुत प्रॉब्लम हो जाए आगे जाकर। अभिमन्यु कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम हमेशा मेरी रहोगी। तभी वह कहती वैसे नीचे तो सब लोग थे, तुम रूम में कैसे आए, शायद तुम भूल रही हो मैं इसी घर में रहता हूँ, पहले मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं रहता था क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं था, लेकिन अब मैं यही रहता हूँ। तो सनम रहती है और मेरे कमरे में ही सोते हो। और मनु कहता है तुम्हें कैसे पता, आपको क्या लगता है, मुझे कुछ लगता नहीं है, मेरे कमरे में कोई आएगा मेरे पास सोएगा सुबह उठकर चल जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। मनी मुस्कुराने लगता है और कहता है तो फिर क्या चाहती हो तुम। सनम रहती है कुछ नहीं, कल कॉलेज में पार्टी है बस उसी की तैयारी करनी है अभी। मेनू कहता है तो मुझे सीधा कॉल करना। सनम हाँ बोल देती है। फिर अभिमन्यु उसका माथा चुनकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर सब लोग रात को डिनर करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आज सनम थोड़ा लेट होती थी क्योंकि शाम को पार्टी में जाना था, इसलिए कोई भी उसे नहीं उठाता है जब होती है। फिर वह फ्रेश होकर
अपनी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब आप पार्टी में पहुंचती है तो सारे लड़कों की नज़र उसी के ऊपर थी क्योंकि वह लगी इतनी खूबसूरत रही थी। वहीं क्रिश की नज़रें अभी भी उसके ऊपर थी क्योंकि कलोम ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया था, लेकिन कृष्णा अपनी हरकतों से कभी बात नहीं आ सकता था। तभी वह एक बेटा को बुलाकर ड्रिंक में कुछ मिलाकर सनम के पास पहुंचा देता है। सनम भी बिना कुछ सोचे समझे वह ड्रिंक पी लेती है और थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी कृष्णा उसके पास आता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ता हूँ। उसे धक्का देकर खुद से अलग कर देती और बोलते दूर रहो मुझसे, और इधर उधर जाने लगती है। तभी अचानक से एक लड़की आकर कृषि टकरा जाती है और कृष उसे बचाने की और खुद को बचाने के चक्कर में उसका ध्यान सनम से हट जाता है और सनम वहां से निकलकर लिफ्ट में चली जाती है और वह लास्ट फ्लो का बटन प्रेस कर देती है। अब उसे उसने शरीर में गर्मी महसूस होने लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर गर्मी की भट्टी की तरह तप रहा है। वह कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं रही थी। जब वह टॉप फ्लोर पर पहुंचती है तो देखी है वह पूरा फ्लोर खाली था और वहां कोई भी नहीं था। वहां पर सिर्फ गार्ड के अलावा पर लड़खड़ाती हुई एक कमरे के सामने खड़ी हो जाती है और कैमरा खोलकर अंदर चली जाती है। जब अंदर जाती है तो देखी है अपने बाथरूम में किसी की प्रेजेंट फुल करके उसे लड़के की आंखें काली पड़ जाती है। वह जब घूमकर सनम को देखा है और उसकी हालत को देखा है तो उसकी आंखें गुस्से के मारे लाल हो जाती हैं। वह शर्म को कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं क्या हुआ है। अभिमन्यु की आवाज सुनकर सनम उसके गले में अपने हाथ डालकर रहती है। अभिमन्यु मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज से ऐसे चुप करो, तुम्हारा शरीर बहुत ठंडा है। सनम की ऐसी बातें सुनकर अभिमन्यु की आंखें काली पड़ जाती है और वह समझ जाता है कि किसी ने सनम को ड्रग्स दिया है और वह सनम से कहता है तुम यहाँ शावर के नीचे खड़ी हो तो मैं गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन सनम बार बार अभिमन्यु से चिपक रही थी। अभिमन्यु कहता है प्लीज डल मान जाओ ना, वरना तुम सुबह मुझ पर ही इल्जाम लगाओगी। लेकिन सनम उसकी एक बात नहीं सुनती और फिर अपने होठों को उसके होठों पर रख देती है और उसके होठों को चूमने लगती है। लेकिन सनम और रिया दोनों को ही किस करना नहीं आता था क्योंकि दोनों ही किसी रिलेशनशिप में नहीं रही थी कभी, इसीलिए सनम उसके होठों को चूमने की जगह चूस रही थी और यही अभिमन्यु का कंट्रोल होने के लिए काफी था। वह भी सनम के बालों में अपना हाथ फंसाकर उसे शिद्दत से चमन लगता है और अपने हाथों से उसके पूरे शरीर को सहलाने लगता है। 25 मिनट के किस के बाद अभिमन्यु सनम से अलग होता है और कहता है नहीं सनम ये गलत है, तुम नशे में हो लेकिन मैं होश में हूँ और मैं तुम्हारे नशे में होने का फायदा नहीं उठा सकता, और उसे बाथरूम में छोड़कर कमरे में चला जाता है। जब कमरे में आता है तो देखा है सनम भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई थी। तो वह सनम को बेड पर लेटा है और कहता है सो जाओ, लेकिन सनम नहीं सोई और उसे अपने ऊपर खींच लेती है। अभिमन्यु सानंद के ऊपर झुका हुआ बोलता है मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता सनम, प्लीज सोना, सो जाओ चुपचाप। लेकिन सनम उसकी एक नहीं सुनती और अभिमन्यु को धक्का मारकर बैठकर गिरा देती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और उसके पूरे सीने पर बीते करने लगती है। धीरे धीरे उसके वाइट करने से अभिमन्यु भी अपना कंट्रोल होने लगता है और एकदम से सनम को पलटकर अपने नीचे दबा देता है और बोलता है मुझे बिलीव मत करना, और उसे किस करने लगता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।